हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो के ऊपर। रेशियो जिसे हिंदी में अनुपात भी बोलते हैं, और रेशियो से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं समानुपात। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। और जैसा हमने कहा कि प्रोपोर्शन रेशियो से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, दूसरी शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन को रेशियो के बिना समझा नहीं जा सकता है। पहले हमको रेशियो समझना पड़ेगा। तो चलिए हम रेशियो समझते हैं। पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने का तरीका है उदाहरण। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। माना कि एक घर है और उस घर में 10 सदस्य हैं। 10 सदस्यों में 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। अगर आपको यह प्रश्न किया जाए कि उस घर के कुल सदस्यों में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, तो इस प्रश्न का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का अर्थ यह समझिए कि पूछा जा रहा है कि हर एक पुरुष की तुलना में महिलाएं कितनी हैं। उसके उत्तर में आप यह भी कह सकते हैं कि हर एक 6 पुरुष पे 4 महिलाएं हैं। तो बस यही अनुपात है, 6:4। और ये दो बिंदु हैं 6 और 4 के बीच में, जो कि अनुपात को चिन्हित करते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं 6:4। इन दो बिंदुओं वाले चिन्ह यानी कि कोलन वाले चिन्ह के अलावा हम डिवाइड का चिन्ह भी यूज कर सकते हैं अनुपात को बताने के लिए। तो इस तरह से ये 6 और 4 का फैक्टर भी हो गया। अब इस फैक्टर को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि 2 से अगर भाग दें तो 2 दूना 4 और 2 तिये 6, यानी कि यह हो गया 3/2, यानी कि 3:2। और इसका अर्थ यह है कि हम कह सकते हैं कि 6:4 और 3:2 आपस में बराबर हैं। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें अनुपात का यानी कि रेशियो का, तो सिर्फ इतना ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे और आगे बात करेंगे, कुछ और उदाहरण लेंगे और आगे की कहानी देखेंगे जो कि पहुंचती है समानुपात पर। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा एक और घर है जिसमें कि 20 सदस्य हैं, जिसमें कि 12 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। और जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा हुआ है, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 12:8। और आप जानते हैं कि इसे डिवीजन के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 12/8। 4 से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, और इसलिए इसे लिख सकते हैं 3:2। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 12:8 को भी 3:2 की तरह लिख सकते हैं। अभी आप पहले उदाहरण और दूसरे उदाहरण को देखिए, कहीं कुछ समानता आपको दिख रही है? जी हाँ, दोनों ही उदाहरणों में पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 3:2। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही उदाहरणों में पुरुष और महिलाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 12:8 और 6:4 दोनों ही आपस में बराबर हैं। पहला अनुपात है 6:4 और दूसरा अनुपात है 12:8, और दोनों आपस में समान हैं। और चूंकि ये दोनों अनुपात आपस में समान हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं समानुपात, या इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट रेशियो का और प्रोपोर्शन का, यानी कि अनुपात और समानुपात का। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब रेशियो आपस में समानुपाती नहीं होंगे। तो मान लीजिए कि एक घर है जिसमें कि 25 सदस्य हैं, और उन 25 सदस्यों में से 14 पुरुष हैं और 11 महिलाएं हैं। तो अगर हमें इन्हें अनुपात के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हमें लिखना होगा 14:11। अब आप क्या ये बता सकते हैं कि दोनों अनुपात यानी कि 12:8 का अनुपात और 14:11 का अनुपात आपस में बराबर है कि नहीं? ये आपस में बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है यानी कि प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि आपस में समानुपाती नहीं है। और जब दो रेशियो यानी कि दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी कि दो अनुपात समानुपाती होते हैं, तो आप उसे चिन्हित कैसे करते हैं? तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बराबर का चिन्ह यूज किया है, इक्वल साइन यूज किया है उसके लिए। लेकिन बराबर चिन्ह के अलावा हम समानुपात को दर्शा सकते हैं दो बिंदुओं के जोड़े के साथ, यानी कि दो कॉलम के साथ। तो यहां पे ये लिख सकते हैं कि 6:4 समानुपाती है 12:8 के साथ, यानी कि 6 और 4 का रेशियो और 12 और 8 का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हैं या समानुपाती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समानुपात का बस इतना ही है।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे और देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, यानी कि समानुपात पर आधारित जब हमें प्रश्न मिलते हैं तो हम उन्हें कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। और प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला हो तो वो हमारे स्पीड को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सार्थक होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 6:4 और 12:8 आपस में समानुपाती हैं, और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6/4 बराबर 12/8। और आप यह भिन्न देख के समझ सकते हैं कि आपस में ये बराबर क्यों है, क्योंकि 6/4 को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा 3/2 आएगा, और 12/8 को सिंप्लीफाई कीजिएगा वो भी 3/2 आएगा। अगर हम 6, 4, 12, 8 को A, B, C, D मान लें तो कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं A/B समानुपाती है C/D। और अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो A/B बराबर C/D। और इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं A×D बराबर है B×C के। और ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया। अभी के लिए इस फॉर्मूला को समझ लीजिए और याद कर लीजिए। हम इस फॉर्मूले पे फिर से वापस आएंगे, लेकिन अभी हम अपने कॉन्सेप्ट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक और एग्जाम्पल पर बात करेंगे, जिससे कि अगर कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी मन में हमारे डाउट हो तो वो सारे खत्म हो जाएं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, हमारा एग्जाम्पल है चाय का, जो कि हमारे आम जीवन का हिस्सा है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि चाय आखिर बनती कैसे है। तो ऐसा मान लीजिए कि आपने चाय बनाया है जिसमें आपने 2 कप पानी डाली हुई है और 1 कप दूध। अब आपसे पूछा जाए कि चाय में पानी और दूध का रेशियो क्या है, तो आपका उत्तर होगा 2:1 का अनुपात होगा वाटर और मिल्क का। अब अगर इसी तरह का दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपने चाय बनाया है, 4 कप पानी डाला है और 2 कप दूध डाला है। उसमें पानी और दूध का अनुपात होगा 4 और 2 का। अब 4 और 2 के अनुपात को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होगा 2 और 1 का अनुपात। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दोनों ही एग्जाम्पल में पानी और दूध का अनुपात है 2 और 1 का, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये आपस में प्रोपोर्शनल हुए, यानी कि समानुपाती हुए। और कब ये समानुपाती नहीं होंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने चाय बनाया जिसमें 5 कप पानी डाला और 3 कप दूध डाला। यहाँ पे पानी और दूध का अनुपात होगा 5 और 3 का। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 2:1 का अनुपात है पिछले एग्जाम्पल में, और इस एग्जाम्पल में 5 और 3 का अनुपात है, यानी कि आपस में ये दोनों समानुपाती नहीं है। चलिए अब की बार इस एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और ऐसी चीजें देखते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है। मान लीजिए आपने चाय बनाई है जिसमें 2 लीटर पानी डाला है और 1 लीटर दूध डाला है। तो यहाँ पे रेशियो होगा पानी और दूध का 2 और 1 का। और ध्यान दीजिए 2 और 1 का अनुपात हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में 2 और 1 का अनुपात था, अभी के एग्जाम्पल में तो है ही, फिर दूसरे एग्जाम्पल में भी हमारा 2 और 1 का अनुपात था। अब प्रश्न ये उठता है कि पहले और दूसरे एग्जाम्पल में जब 2 और 1 का अनुपात था तो क्या वो अभी वाले एग्जाम्पल के 2 और 1 के अनुपात के बराबर है? आंसर है कि नहीं। आखिर क्यों नहीं? जब 2 और 1 का अनुपात है दोनों जगह पे, तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये आपस में बराबर नहीं है? तो हमें क्राइटेरिया समझना है। केवल अनुपात ही बराबर होना आवश्यक नहीं है समानुपात होने के लिए। हमें यह भी देखना है कि उनकी इकाई समान है कि नहीं। हमारे पहले एग्जाम्पल में, हमारे दूसरे एग्जाम्पल में 2:1 का अनुपात तो है, लेकिन इकाई वहां पे कप है। जबकि हमारी आखिरी एग्जाम्पल में 2:1 का अनुपात है, लेकिन इकाई है लीटर का। यानी कि इकाई अगर एक जगह पे कप है और दूसरी जगह पे लीटर है, तो उन्हें हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि दो अनुपातों को आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जब उनकी इकाई आपस में समान न हो, समान इकाई न हो। यह समान इकाई वाली रूल केवल समान अनुपात निकालने के संदर्भ में नहीं है। अगर आपको दो संख्याओं का अनुपात निकालना है, वहां पर भी इकाई समान होनी चाहिए। चलिए, अभी तक हमारी बातें थी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को ट्राई करते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर। तो आपको याद होगा वो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया हुआ था इस वीडियो में पहले, वो कुछ ऐसा था कि अगर A अनुपात B और C अनुपात D आपस में समानुपाती हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि A गुना D और B गुना C आपस में बराबर होगा। ये हुई फॉर्मूला की बात। अब आगे एक प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न ऐसा है कि यदि किसी समानुपात में 3 पद दिए गए हैं, यानी कि 3 टर्म्स हैं, 3, 6 और 9, तो आप चौथा पद यानी कि चौथा टर्म बताइए। अब इस प्रश्न में जो नंबर्स हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो उसका ये होगा 3:6 समानुपाती है 9 अनुपात x के साथ, यानी कि x जो कि चौथा टर्म है, अननोन है। अब यह 3:6 और 9:x समानुपाती है आपस में। ये फॉर्मेशन और A और B का अनुपात, C और D का अनुपात आपस में समानुपाती है, ये दूसरा फॉर्मेशन। दोनों एक जैसे दिखते हैं। इसका अर्थ यह है कि 3 और 6 को AB की तरह और 9 और x को C और D की तरह मान सकते हैं। तो फिर इस पे A गुना D और B गुना C वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आसानी से याद करने का तरीका यह है कि B गुना C आप देखते हो वो अंदर से अंदर का गुना है, और फिर A गुना D ये बाहर और बाहर का गुना है। और इस ट्रिक को अपने प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करें तो 3 गुना x यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 6 गुना 9 का। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब ये 9 दूना 18 हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ बचा x, यानी कि x बराबर 18। यही हमारा आंसर हो गया कि हमारा दूसरा जो टर्म होगा वो होगा 18। इस प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 टर्म दिए हुए हैं, 3, 6, 9, तो इन सारे टर्म्स में 3 का डिफरेंस है। 3, 3, 6 और 6, 3, 9। और फिर आप सोचोगे कि 9, 3, 12 ये आपका चौथा टर्म होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ऐसी गलती आपसे होगी नहीं अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो, और वही कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में अभी तक हमने समझा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ऐसे 1-2 और प्रश्न ले लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ये भी प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछला प्रश्न था। 100 और 50 पहले और दूसरे टर्म है, 40 तीसरा टर्म है, और हमें चौथा पता लगाना है। अब ABCD वाले फॉर्मूला को याद कर लीजिए। यहाँ पे 100 A होगा, 50 B होगा, C होगा 40 और D चौथा टर्म होगा जो कि हमें पता लगाना है। तो जैसा हमने पिछले प्रश्नों में देखा, फॉर्मूला है जिसमें कि हम बाहर और बाहर वाले टर्म को आपस में गुणा कर देते हैं, फिर भीतर और भीतर वाले टर्म को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि A गुणा D बराबर होगा B गुणा C का, और इसमें किसी भी एक अज्ञात पद का हम मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला पे मान फिट कर देते हैं। 100 गुना D बराबर होगा 50 गुना 40 का, और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं हम 50 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 2 होगा, और फिर 2 से 40 को कैंसिल कर देंगे, 20 होगा, और इस तरह से हमें D का वैल्यू मिल गया 20। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर प्रश्न है कि अगर A और B का अनुपात 6:5 का है और B और C का अनुपात 7:2 का है, तो AC का अनुपात क्या होगा? ये पिछले प्रश्नों से कुछ अलग है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में हमें A अनुपात B और B अनुपात C दिया हुआ है। A B का अनुपात दिया हुआ है 6:5 का, और B और C का अनुपात दिया हुआ है 7:2 का। अब हमें यह पता लगाना है कि A और C का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो हमें कॉमन टर्म की तरफ ध्यान देना है, यानी कि 5 और 7 जो कि मान है कॉमन टर्म B का पहले और दूसरे अनुपात में। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ट्रिक यह है कि B के दोनों वैल्यू को आपस में बराबर करना है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों अनुपात में B का वैल्यू बराबर कैसे करें, B का मान बराबर कैसे करें। इसके लिए यहां पर ध्यान दीजिए, पहले अनुपात में B का वैल्यू है 5 और दूसरे अनुपात में B का वैल्यू है 7। अगर हम इन्हें आपस में गुणा कर दें तो इनका वैल्यू बराबर हो जाएगा, इनका मान बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 7 35 और 7 5 35, दोनों ही जगह पे B का वैल्यू अभी 35 हो गया, यानी कि बराबर हो गया। लेकिन ये गुणा करते समय आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वह यह है कि किसी भी संख्या से अगर किसी अनुपात के एक पद में आप गुणा करते हैं तो उस अनुपात के दूसरे पद में भी गुणा करना पड़ेगा। जिसका मतलब है कि अगर हमने 5 में 7 से गुणा किया है, यानी कि B के वैल्यू में 7 से गुणा किया है, तो हमें A के वैल्यू यानी कि 6 में भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर इस अनुपात में हमने 7 में 5 से गुणा किया है, यानी कि B के वैल्यू में 5 से गुणा किया है,
तो हमें सी के वैल्यू में भी यानी कि 2 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं बी का वैल्यू दोनों ही अनुपात में बराबर है, यानी कि 5 गुना 7 35 है। और जब बी का वैल्यू दोनों ही अनुपात में समान है और दोनों अनुपात आपस में समानुपाती हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए अनुपात सी में ए का वैल्यू हुआ 6 गुने 7 और सी का वैल्यू हुआ 2 गुने 5। 6 गुने 7 होता है 42 और 2 गुने 5 होता है 10, यानी कि हमारा ए सी का अनुपात हुआ 42:10 का। अब इन्हें सिंप्लीफाई करने पर यानी कि दोनों ही पद में 2 से भाग देने पर ये 21 और 5 का अनुपात हो जाता है। यही आपका उत्तर हुआ। ए और सी का अनुपात होगा 21:5। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न ऐसा है कि अगर x/5 और x/8 आपस में बराबर हैं तो x+5 और x+8 का रेशियो नीचे दिए हुए किस रेशियो के बराबर है। तो प्रश्न के मुताबिक अगर x/5 बराबर है x/8 के, तो हम कह सकते हैं कि 8x बराबर है 5x का। और अगर 8x 5x के बराबर है तो 5x को अगर हम 8x की तरफ लेके आए तो कुछ ऐसा दिखेगा, 8x - 5x बराबर 0। इसका मतलब ये भी हो गया कि 3x बराबर 0 और इसका मतलब होता है x बराबर 0। और अगर x बराबर 0 तो x+5 और x+8 ये हमारा 0+5 और 0+8 हो जाएगा, जिससे कि अनुपात मिलेगा 5 और 8 का, यानी कि उत्तर हुआ ऑप्शन डी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर x y का अनुपात 6:5 के बराबर है तो 5x + 3y और 5x - 3y का अनुपात नीचे दिए गए अनुपातों में से किस अनुपात के बराबर है। अगर x और y का अनुपात 6 और 5 के अनुपात के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर है 6 के और y बराबर है 5 के। अगर ये मान यहाँ पर रखें तो x के जगह पे हमें 6 और y के जगह पे हमें 5 और फिर यहाँ पर भी हमें x के जगह 6 और y के जगह पे हमें 5 का वैल्यू रखना है। और इसे सॉल्व करने पे 6×5 = 30 और प्लस 5×3 = 15। फिर दूसरी तरफ से भी 6×5 = 30 और माइनस 5×3 = 15। और फिर इसे आगे सॉल्व करने पे हमें अनुपात मिलता है 45 और 15 का। और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 15×3 = 45 और 15 × 15, 3 और 1 का अनुपात हमें मिल गया और यही हमारा उत्तर हुआ, यानी कि ऑप्शन बी 3:1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न ऐसा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 का है और उनका आपस में जोड़ 420 का है। तो दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या है नीचे दिए गए संख्याओं के विकल्प में से कौन सी संख्या है। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे अनुपात देखें, 3 और 4 का अनुपात है, यानी कि पहला अनुपात है 3 का और दूसरा अनुपात है 4 का। और इस अनुपात को साधारण भाषा में हिस्से से भी समझ सकते हैं। 3 हिस्सा और 4 हिस्सा दोनों मिला के 7 हिस्सा बनता है। और ये 7 हिस्सा किसका? दोनों संख्याओं के योग का, कुल संख्या का, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 420। तो अब हमें यह पता लगाना है कि कुल 7 हिस्सों में से 3 हिस्सा कितना हुआ और 4 हिस्सा कितना हुआ। अगर आप इसको मैथ के इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसा दिखेगा? ये होगा 3x और 4x और कुल मिला के 7x। तो यहां पे 420 के नीचे 7x है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। x का बराबर कितना होगा? 420/7, यानी कि हुआ 6×7 = 42 होगा 60। और इस तरह से हमें x का मान पता चल गया है जो कि है 60। और अब देखते हैं अनुपात के पहले और दूसरे टर्म को। 3x और 4x है। यहां पे x का वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो 180 हो जाएगा और फिर 4x में 240 हो जाएगा। और ये दो संख्याएं 180 और 240, इनमें बड़ी संख्या 240 है। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा 240, ऑप्शन सी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि ए और बी का मासिक वेतन 5 और 6 के अनुपात में है। यदि दोनों का वेतन वृद्धि 2000 रुपये होते हैं तो नया अनुपात बनता है 11 और 13 का। तो ए का नया मासिक वेतन बताएं। प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी का मासिक वेतन 5-6 के अनुपात में है, तो कह सकते हैं कि ए का सैलरी 5x है
और उसी तरह से हम कह सकते हैं कि बी का सैलरी 6x है। अब ए और बी दोनों के ही वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि होती है, यानी कि ए का वेतन 5x प्लस 2000 हो जाएगा और बी का वेतन 6x प्लस 2000 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात जैसा कि प्रश्न में बोला गया है 11:13 का है, यानी कि 11/13 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 13×5 65x हो जाएगा और 13 दूना 26,000 हो जाएगा, तो 65x प्लस 26,000। और इक्वेशन का दूसरा हिस्सा होगा 6x इंटू 11 यानी कि 66x प्लस 11 दूना 22 यानी कि 22,000। अब इस इक्वेशन में x वाले टर्म को एक तरफ लेके आते हैं तो ये 66x माइनस 65x हो जाएगा और नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये 26,000 माइनस 22,000 हो जाएगा। तो इसे लिख देते हैं 66x माइनस 65x बराबर होगा 26,000 माइनस 22,000 और इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x बराबर 4,000। अब प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि a का नया सैलरी कितना होगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि नया सैलरी है हमारा 5x प्लस 2000। अब x का वैल्यू यहां पे फिट करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 चौका 20,000 और प्लस 2000 यानी कि कुल मिला के 22,000 और इस तरह से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी 22,000। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 3 कारों की गति 5, 4 और 6 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय के बीच क्या अनुपात होगा। और नीचे आपके सामने विकल्प है जो कि अनुपात हैं और इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, यानी कि दूरी बराबर समय गुना गति। तो प्रश्न में कारों की गति का अनुपात दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय के बीच का अनुपात क्या होगा। यहां पर तीनों ही कार समान दूरी तय करती हैं, तो मान लीजिए दूरी है d यानी कि डिस्टेंस और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समय के बीच का अनुपात क्या होगा, यानी कि समय का पता लगाना है, यानी कि टाइम हमें पता नहीं है। और फिर स्पीड का अनुपात दिया हुआ है जो कि है 5, 4 और 6 का। अब इस फॉर्मूले से अगर हमें समय निकालना है तो मान लीजिए टाइम आपका t है, तो वो तीनों कारों के लिए कुछ ऐसा होगा d/5 उस कार के लिए जिसके गति का अनुपात 5 है, फिर d/4 उस कार के लिए जिसके गति का अनुपात 4 है और फिर d/6 उस कार के लिए जिसका की गति का अनुपात 6 है। तो ये हमें समय का अनुपात मिल गया और प्रश्न में समय का अनुपात ही पूछा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है यहां पे d। जैसा कि देख सकते हैं तीनों जगह डिस्टेंस यानी कि दूरी d ही है, यानी कि बराबर है। तो हमें d के लिए कुछ ऐसी संख्या देखनी चाहिए जो कि 5 से भी डिवाइडेड हो, 4 से भी डिवाइडेड हो और 6 से भी डिवाइडेड हो। और कैसे निकालेंगे ऐसी संख्या, आपको पता है अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो होगा वो सारी संख्याओं से डिविजिबल होगा। तो चलिए एलसीएम निकाल देते हैं। तो जैसा कि जानते हैं इन सारी संख्याओं को लिस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं तो ये हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा। 5, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और फिर इसके बाद हमें मिलता है 5, 2 और 3 जिसका कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम सारी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे और वही होगा हमारा एलसीएम, यानी कि ये हो गया 60। तो d को हम 60 से रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह से हमें t के वैल्यूज मिलेंगे 60/5, 60/4 और 60/6 और जिसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5 × 60 और फिर 15 चौका 60 और फिर 10 छक्का 60 यानी कि 12, 15, 10 यानी कि उत्तर होगा ऑप्शन डी 12, 15, 10। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक कुत्ता किसी खरेह के हर 5 छलांग के लिए 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग खरेह की 3 छलांग के बराबर होती है तो कुत्ते और उस खरेह की गति का अनुपात किसके बराबर है। और नीचे आपको विकल्प दिए हुए हैं। तो यहां पर प्रश्न बात कर रहा है एक कुत्ते का यानी कि डॉग का और एक खरहे का हेयर का। तो प्रश्न कहता है कि एक कुत्ता किसी खरहे के हर 5 छलांग के लिए 3 छलांग लगाता है, यानी कि यहां पर समय की बात हो रही है।
कि जितने समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतनी देर में एक खरहा 5 छलांग लगाता है। अब प्रश्न में आगे कहा जाता है, यदि कुत्ते की एक छलांग खरहे के 3 छलांग के बराबर होती है, इसका अर्थ यह हुआ कि कुत्ता जब 3 छलांग लगाता है तो खरहे के छलांग के 3 गुना यानी कि 9 छलांग के बराबर दूरी तय करता है। दूसरे शब्दों में, कुत्ता जितनी देर में 9 छलांग के बराबर दूरी तय करेगा उतने देर में खरहा 5 छलांग के बराबर दूरी तय करेगा। तो यहां 9 और 5 कुत्ता और खरहे की गति का अनुपात हो गया। और आप ध्यान दीजिए, यहां पर इकाई यानी कि दूरी की इकाई एक ही है, वो है खरहे की छलांग की दूरी। और इस तरह से हमारा उत्तर हुआ 9:5 यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ऐसा है कि एक बक्से में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में होते हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो प्रश्न कहता है कि बक्से में 180 रुपए हैं और बक्से में सिर्फ 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए के सिक्के का अनुपात है 2, 50 पैसे का सिक्के का अनुपात है 3 और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है 4। साधारण भाषा में कहें तो 1 रुपया 2 हिस्से हैं, 50 पैसे के सिक्के 3 हिस्से और 25 पैसे के सिक्के 4 हिस्से। अगर इन सबको आपस में मिला देते हैं तो ये कुल मिला के 9 हिस्से होते हैं। तब आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर 180 में 9 हिस्से हैं तो एक हिस्सा होगा 180/9 यानी कि 20। अब अगर एक हिस्से में 20 आता है तो 2 हिस्से में 40 आएगा और 3 हिस्से में 20×3=60 आएगा और 4 हिस्से में 20×4 80 आएगा। और आप ये समझ रहे होंगे कि ये संख्या का इकाई क्या है, क्योंकि 180 रुपये था, उसका 9 हिस्से किए हैं तो वो 20 रुपए मिले हैं। यानी कि 20 रुपए, 2 हिस्से हुए 40 रुपए, 3 हिस्से हुए 60 रुपए और 4 हिस्से हुए 80 रुपए। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। प्रश्न कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों से 60 रुपए बने हैं, तो फिर 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी? 60 गुना 2 120, यानी कि हमारा उत्तर है 120। लेकिन अगर मान लो कि प्रश्न होता कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताएं तो कितना होता? वो होता 80 गुने 4 320। और वो इसलिए क्योंकि 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होंगे और हमारे पास 25 पैसे के सिक्के से 80 रुपये हैं। और अगर उसी तरह से पूछा जाता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के से 40 रुपये बने हैं, यानी कि 40 सिक्के होंगे। वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। तो प्रश्न में पूछा गया था कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो वो हम लोगों ने निकाल दिया है, वो हैं 120, यानी कि उत्तर हुआ ऑप्शन ए 120। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ऐसा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है और लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 25वां भाग के बराबर है। तो उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो प्रश्न है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बारे में। यहां पर हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या B है और लड़कियों की संख्या G है। प्रश्न ये कहता है कि लड़कों की संख्या का 10%, यानी कि B का 10% वो होगा B गुना 10/100, जो कि बराबर है लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर, यानी कि G/4। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड को सिंप्लीफाई करेंगे तो B गुना 10/100 है, तो 10×10 तो B/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B/10 बराबर G/4। ये था प्रश्न का पहला हिस्सा। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से को देखते हैं और वो है कि अगर लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 25वें भाग के बराबर है, यानी कि 10% ऑफ G बराबर है B/25, यानी कि G/10 बराबर B/25। अब अगर सिंप्लीफाई करें इसे तो 5 दूना 10 और 50 25, और उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 10 और 2 दूना 4। इन दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशन के वैल्यू एक जैसे हैं। पहले वाले इक्वेशन में भी B और G का अनुपात है 5 और 2 का। यहीं से हमारा उत्तर भी मिल गया। ये हमारा उत्तर रहा 5 और 2 का अनुपात है,
लड़के और लड़कियों का। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें उत्तर वही मिलेगा। बी और जी का अनुपात होगा, बी का वैल्यू आप देख सकते हैं 5 है तो 5 हो गया, और जी का वैल्यू है 2 तो ये 2 हो गया, यानी कि 5:2। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया बी 5:2। ये फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और वीडियो को आप मिस ना करें। धन्यवाद।